देखो बेटा, एक तो मैं बता दूं कि वो एसी जो हवा दे रहा ना वो वहां दे रहा है, यहाँ उसकी हवा आती ही नहीं है। कैसे आती मुझे बता। चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब तुम्हारे कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं फोर्थ बैच के और कुछ एक बचे हुए फिफ्थ बैच के, है ना। जिसमें से आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है सीड साइंस। सीड साइंस को हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? बीज विज्ञान। थोड़ा इसको, अब सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि तुम लोग सब देखो, तुम्हारी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो गई तब जाके सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। सही बात है, गलत बात है ना। और आप लोगों में से कई लोगों ने 2023-24 वाला एग्जाम भी दिया। दिया कि नहीं दिया? किसने किसने दिया? तो जिन्होंने दिया उनको ज्यादा पता है कि इस एग्जाम की तैयारी में कितना फोकस होके पढ़ना पड़ता है। नहीं तो 2-4 नंबर की वजह से वापस फिर 2-3 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है वो कम सीरियस रहते हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट रहता है वो ज्यादा सीरियस रहते हैं, है ना। हालांकि एग्जाम दोनों की एक ही होगी, ये पेपर भी दोनों के पास एक ही आएगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं जब तक अपन क्लास में रहें कम से कम आपस में बात नहीं करना, क्योंकि आपके पड़ोस में जो आदमी बैठा है वो अभी तक सुपरवाइजर भी नहीं बन पाया है। कड़वी बात है, पर ये कड़वी बात जब तुम सुपरवाइजर बनोगे, सही बात है कि नहीं। तो कोशिश करना, हाँ ढीठ तो तुम हो ही पैदाइशी। दूसरा लक्षण प्रकट किया एग्रीकल्चर लेके, और तीसरे लक्षण में सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हो। तो ऐसी कोशिश करना कि मेरे को किसी को बाहर नहीं करना पड़े क्लास में से, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बीज विज्ञान। जब भी हम कोई चैप्टर या टॉपिक शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उनके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। क्लियर है मामला? बीज विज्ञान। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आप हर टॉपिक का वेटेज बताया करो। देखो मैं बता देता हूँ, एग्रोनॉमी में कुल मिला के टॉपिक कितने हैं? क्वेश्चन कितने आएंगे? अब मान लो एक ही टॉपिक में से दो आ गए तो फिर 2-3 टॉपिक हमेशा छूटेंगे। तो ऐसा हर एग्जाम में होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक 23 है, जेईटी में तो 15 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आते। अब समस्या क्या है कि जो आपके 11th है और जो आपके 12th के चैप्टर, जैसे आपका 12th के 6 चैप्टर है एग्रोनॉमी के, पर अगर उनके टॉपिक काउंट करेंगे तो वो 17 यानी 17 टॉपिक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जैसे फर्स्ट चैप्टर है सस्य विज्ञान का परिचय, एक अलग टॉपिक है। मृदा उर्वरता उत्पादकता मृदाक्षरण अलग टॉपिक है, और बीज विज्ञान बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। तो 3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाया गया। तो उस बात का अपने ध्यान रखना है कि 3 नहीं, एक चैप्टर है 12th के हिसाब से, एक नहीं 3 चैप्टर है सुपरवाइजर के हिसाब से, है ना। बीज विज्ञान का मृदा उर्वरता उत्पादकता मृदाक्षरण वाले चैप्टर से कोई लेना देना। वेरी गुड। तो अपन ऐसा मान के चलेंगे कि एक क्वेश्चन तो हर साल बीज विज्ञान में से आता ही आता है ना। पिछली बार पूछा फेरिक क्लोराइड परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बीजों की यांत्रिक क्षति के लिए। ठीक है। चलो, अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बीज की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? बीज की परिभाषा, के बीज किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उन्नत बीज के गुण। क्या पढ़ेंगे? उन्नत बीज के गुण। और इन गुणों में से एक एक गुण उठा उठा के फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला गुण क्या है? अंकुरण क्षमता अच्छी होना चाहिए। शुद्धता दो प्रकार की हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे भौतिक शुद्धता, दूसरी हम पढ़ेंगे आनुवांशिक शुद्धता। फिर हम पढ़ेंगे बीज का वास्तविक मूल्य। फिर हम पढ़ेंगे बीज की जीवन क्षमता। फिर हम पढ़ेंगे बीज की सुषुप्ता अवस्था। फिर हम पढ़ेंगे सुषुप्ता अवस्था को तोड़ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे
बीज संतति, जिसमें हम पढ़ेंगे नाभिक बीज किसे कहते हैं, प्रजनक बीज किसे कहते हैं, आधार बीज किसे कहते हैं और प्रमाणित बीज किसे कहते हैं। बीज संतति के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बीज भंडारण, फिर बीज उत्पादन से संबंधित संस्थाएं एवं कानून, और लास्ट में पढ़ेंगे परीक्षण भार। और इस प्रकार से लगभग 5 से 6 दिन में यह चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है क्या मामला? जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आपको पूरा पेज पलट के नहीं देखना, आपको देखना है बीज की परिभाषा क्या है, तो ऑटोमेटिक अपना दिमाग उसका रिवीजन कर। पहले तो पढ़ना है 2 3 4 बार, फिर बाद में रिवीजन करते समय सिर्फ इतना देख के ही आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले पूरा पढ़ना है, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो भी ये सब देख के, जैसे मैं कहता हूँ बीज संतति, मेरे दिमाग में आ जाता है नाभिक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज, सत्यापित। रिवीजन दिमाग तेजी से करता है, हमारा मुंह धीरे धीरे बोलता है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको शुरू करते हैं वन बाय वन। तुम्हारा एग्रोनॉमी का लेक्चर हटा कब है? 1 महीना? फोर्थ बैच वालों का भी? फोर्थ बैच वाले कौन है? हरिओम सर पढ़ा रहे? वेरी गुड। लिख लिया? एग्रो क्लाइमेटिक जोन टॉपिक चल रहा है, कहाँ चल रहा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन? तो वो लास्ट क्लास को कितने दिन हुए यूं पूछ रहा हूँ। 20 25 दिन हो गए, हाँ। उसको आखिरी में समझ लेंगे अपन, उसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हम फिफ्थ बैच वाले भी फिर वो कहेंगे कि सर आते ही बीच में से शुरू कर दिया, तो सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अभी कहेगा सर मेरा खरपतवार पढ़ा दो, एक सूस के कहती, तो बीच दोनों का बचा है, फोर्थ बैच का भी फिफ्थ का भी, वो कंप्लीट कर लें। फिर जैसे जैसे कवर होते जाएंगे फिर फोर्थ बैच वाले फ्री हो जाएंगे, फिर फिफ्थ बचेगा। ठीक है, चल। आगे पीछे पढ़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे कोई पौधा है, देखा तुमने कभी पौधा? उसमें जड़ें होती है क्या? उसमें तना होता है, उसमें शाखाएं होती है, और उनमें पत्तियां भी होती है। कभी कभी पौधे का अगर मन हो तो उसमें पुष्पन भी होता है, और पुष्पन के बाद फिर फलन होता है, फल लगते हैं। और इन फलों के अंदर एक वानस्पतिक भाग होता है जिसको कहते हैं बीज। तो बॉटनी का यूं कहना है कि बीज पौधे का एक भाग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, पुष्प है, फल है, वैसे बीज भी क्या है? एक भाग है।
और उनका यूं भी कहना है कि परागण की प्रक्रिया जब हो जाती है, तुमने पुष्प की संरचना पढ़ी कभी जिंदगी में? ये क्या है? इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ये जो गर्दन है इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं बेटा? और इस वर्तिका का अग्रभाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। इस अंडाशय के भीतर एक बीजांड होता है। क्या होता है बेटा? बी। अब अगर ये मादा पुष्प है तो इसमें बस इतने ही भाग होंगे, है ना? ये पुष्पासन, जिस आसन पे पुष्प बैठा है वो क्या है? पुष्पासन। इसके बारे में अपने से कोई नहीं पूछेगा। पर अगर ये द्विलिंगी पुष्प है तो फिर इसमें नर भाग भी होंगे। ये पूतंतु है। क्या है बेटा? उमंग भी कहते हैं इनको, है ना? जहां पराग बनते हैं उनको क्या कहते हैं? पराग कोश। और इनमें जो कण निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? पराग कण। अब परागण दो प्रकार का होता है, अगर खुद ही खुद के पौधे में हो जाए तो, और दूसरे में जाके हुए तो। पर परागण की प्रक्रिया तो केवल इतनी है कि कहीं से पराग कोश से परागकण निकले और वो कहाँ आके बैठ गए? वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, मतलब उनकी जर्नी खत्म हो गई, है ना? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। इसके बाद फिर एक पराग नलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और इस नलिका से होते हुए ये परागकण कहाँ आएंगे? बीजांड के अंदर। और यहां पर होता है निषेचन। क्या होता है बेटा? उस निषेचन के बाद ये जो अंदर वाला भाग है जिसको हमने क्या कहा? बीजांड। ये तो बन जाता है बीज। क्या बन जाता है? और ये जो पूरा अंडाशय है ये बन जाता है फल। क्या बन जाता है? तो बॉटनी वालों का यूं कहना है, वनस्पति विज्ञान का, कि एक परिपक्व निषेचित बीजांड ही बीज कहलाता है। तो अपन पहली परिभाषा किसके हिसाब से लिखेंगे? बॉटनी के हिसाब। ऐसे डायग्राम बनाने में इंटरेस्टेड रहते हो क्या तुम, कि सिर्फ लिखने में इंटरेस्टेड रहते हो? हाँ। तो लिखो परिभाषा। किसकी परिभाषा बेटा? बीज की। किसके हिसाब से लिखें? वनस्पति विज्ञान के हिसाब से। एक परिपक्व निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। लिखा बेटा? अब एग्रीकल्चर वाले जो भिड़े, जो वहां बोटनी वालों को पकड़ के लाए, एक पौधे एक डंडी काटी, उसको मिट्टी में लगाया, 4 दिन बाद पौधा बन गया। बोले ये क्या है? अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने इसमें तो जड़ तना पत्तियां फूल फल कलिकाएं सब लगा के और नया पौधा बना देते हैं। उसको हम कहते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन। तो फिर कृषि वालों ने अलग से परिभाषा दी। ये किसने दी? बॉटनी वालों ने कहा कि फल के अंदर जो बन रहा है वो क्या है? बीज है। तो फिर कृषि विज्ञान की परिभाषा अपने को अलग से लिखना पड़ेगी। लिखो। किसी पौधे का वह भाग, तुमको सिर्फ लिखना और रटना है कि समझना भी है चीजों को? किसी पौधे का वह भाग जो अपने समान नए पौधे तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
बीज कहलाता है। जैसे बीज तो खुद है ही है, जड़, तना, पत्तियां, आदि। आदि में सब आ गया, टिश्यू कल्चर भी आ गया ना। और हो सकता है मेरे पढ़ाने का तरीका तुमको थोड़ा अलग लगे, पर सबका अलग अलग रहता है। हाँ। और जिनके दिमाग में गोबर रहता है उनको कुछ भी कहो तो गोबर ही दिखाई देता है। उनको अगर मैं कहूँ लाल तो उनको लाल गोबर दिखाई देता है। भाई तू सुपरवाइजर बनने के लिए भी रफ कॉपी का प्रयोग करेगा क्या? हाँ यार बताओ। या नौकरी लगने वाली सरकारी ब्याह ही तब होगा जब सुपरवाइजर बनेगा। चलो चले आगे। तो परिभाषा कितने प्रकार की हुई अपने पास? दो प्रकार की। पहली किसकी परिभाषा है? वनस्पति। उनका क्या कहना है कि एक परिपक्व निषेचित बीजांड क्या कहलाता है? बीज। एग्रीकल्चर वालों ने जादू दिखाया और क्या कहा कि किसी भी पौधे का वह भाग जो अपने समान पौधों को तैयार करने के लिए, जन्म देने के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि दो प्रकार के प्रवर्धन, एक लैंगिक प्रवर्धन और एक अलैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन। एग्रीकल्चर वालों ने दोनों को स्वीकार किया है, पर बॉटनी वाले ने केवल पहले वाले को, लैंगिक प्रवर्धन को ही स्वीकार किया। चलो अब लिखो, बीज को मात्रक स्रोत कहा जाता है या प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, ऐसा लिख लो। बीज को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। मैंने काफी बचने की कोशिश की सुपरवाइजर से, पर आखिरी में घेर लिया तुमने। आखिरी दम तक दम झेला। चलो खैर, चले आगे। तो बीज को क्या कहा जाता है? एक बार क्या जीएल सर ने एक बहुत कठिन सवाल पूछ लिया हमसे, मीटिंग करी सब टीचर्स की। बोले यार सर देखो, सारे बच्चे सेम क्लासेस में सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम खाना खाते हैं, 5 बजे उठते हैं, 11 बजे ही सोते हैं, सारा मामला बिल्कुल एक जैसा है। फिर कोई बच्चा जो है वो इतने नंबर ले आता है, टॉप मार देता है, और कोई बच्चा जो सो ही नहीं टच कर पाता है। तो ऐसा क्या है? तो उनको खूब समझाया अलग अलग शब्दों में, अलग अलग टीचर्स ने उनको। मामला जमा नहीं, आंसर सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए। मैंने कहा कि सर बीज को जो है वो प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। बीज अगर अच्छी किस्म का हो तो वो 50, 55, 60 क्विंटल गेहूं देगा। अगर बीज ही कंट्रोल का लेके आए, उसके अंदर अपन कितना भी खाद डाले, बीज डाले, कितना भी खरपतवार नाशी डाले, कुछ होना जाना। तो अपने आप को एक उन्नत बीज साबित करना है। चलो लिखो। वर्तमान में 12% किसान ही उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। मैं सुपरवाइजर से इसलिए दूर रहता था कि क्या है कि ये क्या है कि पढ़ते कम पढ़ाते ज्यादा है। खुद ही बता देते क्या आना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी, बेसिक चैप्टर है वो यूं कहते थे सर ये कब पूछा गया बताओ, फिर उनको सबूत दो। तो इसलिए मैंने 11वीं पढ़ाया तुम्हारे लिए। क्या ठीक है, बीज विज्ञान तो अच्छा विषय है। लिखा क्या तुमने? ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखो, 12% किसान अगर उन्नत बीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो बाकी के 88% किसान, उनका कोई ठिकाना ही, जहां जो मिल गया। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो यूं कहते हैं कि सोयाबीन तो 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो एक काम कर, तू तो भाई मूंग उड़द ही लगा दे।
मतलब वो बीज के प्राइस से फसल लगाने का प्रयास करते हैं कि इसमें 6,000 का खर्चा आ रहा है, इसमें 4,000 का आ रहा, तो 4,000 का ही लगा। और कई एक तो इतने बड़े वाले होते हैं जो यूं कि अपने घर में तुअर पड़ी है, देख दो 1 साल पुरानी, वही लगाते हैं। तो ऐसे में तो क्या ही उन्नत खेती कर पाएंगे अपन, है ना। बाकी तो बीज बांटने का काम सुपरवाइजर का ही रहता है। आगे लिखो उन्नत बीज के गुण। अब ऐसे 100-150 गुण हैं, अपन इतने नहीं लिख पाएंगे, अपन थोड़े बहुत ही लिखेंगे, है ना। सबसे पहला लिखेंगे उच्च अंकुरण क्षमता। दूसरा लिखेंगे सर्वाधिक शुद्धता, या अधिकतम लिखें ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अधिकतम शुद्धता मतलब बीज भौतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए और आनुवांशिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। बीज का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों में अन्य फसल या खरपतवार के बीज नहीं होना चाहिए। बीज में उसी फसल की अन्य किस्मों के बीज नहीं होना चाहिए। बीज जीवन क्षम होना चाहिए। सब पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन, है ना। बीज सुषुप्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। बीज ओजपूर्ण होना चाहिए। बीज कीट एवं रोगों से मुक्त होना चाहिए। और लिखवाऊं क्या? 10, फिर जितने याद हो उतने ही लिखना चाहिए, है ना। बीजों में यांत्रिक क्षति के चिन्ह नहीं होना चाहिए। बीजों में उपयुक्त नमी की मात्रा होना चाहिए। बीजों की भंडारण क्षमता अधिक होना चाहिए। बीज ज्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। वैसे तो लिखते ही चले जाओ, फिर अपन सोचते जाओ, लिखते जाओ। उससे अच्छा है कि जितने एक्सप्लेनेशन में पढ़ना उतने ही अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने पॉइंट पढ़े हमने? 9। सबसे पहले हमने क्या लिखा? बीजों की अंकुरण क्षमता अधिकतम होना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे बीज की बाह्य संरचना कैसी होती है, अंकुरण की क्रिया विधि कैसी होती है, अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अंकुरण ज्ञात करने की विधियां कौन सी होती है, और विभिन्न फसलों में न्यूनतम अंकुरण कितना होता है, कैसा होता है। 5 चीजें केवल काय में पढ़ेंगे? अंकुरण। फिर हमने कहा अधिकतम शुद्धता होना चाहिए। कौन कौन सी शुद्धता है अपने पास?
दो, एक भौतिक शुद्धता है ना, और एक आनुवांशिक शुद्धता। देखो, बीजों में अन्य फसल और खरपतवार के बीज आएंगे, भौतिक शुद्धता कम हो जाएगी। बीजों में उसी फसल के अन्य किस्मों के बीज आएंगे, आनुवांशिक शुद्धता कम हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा बीज जीवन क्षम होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो भ्रूण है वो जिंदा होना चाहिए, श्वसन करते रहना चाहिए। अगर वो मर गया तो फिर वो बीज बुआई करने पर उगेगा नहीं। फिर हमने पढ़ा बीज सुषुप्ता अवस्था में नहीं होना चाहिए। कई बार जीवन क्षमता में तो बीज पास हो जाता है, बुआई करने पर अंकुरित ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सुषुप्ता अवस्था में। बीज ओज पूर्ण होना चाहिए। ओज पूर्ण का मतलब यह है कि दृश्य लक्षणों का समूह, वांछित दृश्य लक्षणों का समूह ओज कहलाता है। एक बीज मैंने लिया सोयाबीन का, उसमें मैंने देखा कटे पीटे मुरझाए हुए से बीज है, जिनमें दाग धब्बे पड़े हुए हैं, है ना, कीटों की क्षति के चिन्ह है, वो तो खराब बीज है, वैसे ही फेंक देगा किसान कि कचरा है। एक बीज लिया जिसमें सभी दाने बड़े बड़े गोल और चिकने चमकदार थे। जो चीज देख के पसंद आ जाए उन गुणों को हम कहते हैं ओज। कहते हैं ना कितना ओजस्वी बालक है, तो वो ओजस्वी शब्द ओज से बना है, जिसमें दृश्य लक्षणों का समूह ओज कहलाता है ना। सुपीरियरिटी, दूसरों से श्रेष्ठता का गुण क्या कहलाता है? ओज कहलाता है ना। तो बीज कैसा होना चाहिए? ओजपूर्ण, देखते ही पसंद आ जाए। और बीज कीट एवं रोगों से मुक्त होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है तुमको पढ़ाया कम गया, तुम्हारा मनोरंजन ज्यादा किया है? ऐसा हुआ क्या कुछ? ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था 2023 में। उस समय भी तुम बहुत खुश थे, फिर 2-3 साल तक तुमको खुश होने का मौका नहीं मिला। इस बार तुम फिर खुश हो। कितने खतरनाक लोग। अच्छा, कई लोग ये कोशिश करते हैं कि मेरे मजे ले ले, वो लाइन में दिखाई देते हैं कि सर पहचाना, तीसरी बेंच पे बैठता था। कोई भी बीज अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो हमको उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, है ना। जैसे बीज का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, कवर, छिलका, उसको हम कहते हैं बीज चोल। क्या कहते हैं बेटा? इस बीज में कैसे रंग का बीज चोल दिखाई दे रहा है? सफेद रंग का। कहाँ दिखाई दे रहा है? ये जो बाहरी हिस्सा है, ये क्या है बेटा? बीज चोल। मैं यूं सोच रहा हूं कि तुम इतने सारे इतने खुश रंग बच्चे, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब क्या इतने खुश दिखाई दोगे? वेरी गुड, पिछली बार भी इतने ही खुश थे ना। और बीज चोल का काम क्या है बेटा? सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? अरे ये भाई साहब, ये पौधा बनेंगे आगे जाके भ्रूण, है ना। तो बीज चोल का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, ठंड से, गर्मी से, बारिश से, कीटों से, रोगों से और अन्य कारकों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। दूसरा, ये जो भाई साहब है इनका नाम है भ्रूण। क्या नाम है बेटा? ये आगे जाके पौधा बनने की कोशिश करेंगे। तो भ्रूण के दो भाग होते हैं। एक आगे वाला भाग होता है जो आगे जाके तना बनेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लूम्यूल। क्या कहते हैं बेटा? प्लूम्यूल। पर हिंदी में इसको कहते हैं परांकुर। क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि तने का प्रारंभ किस भाग से होता है? परांकुर से। ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं मूल अंकुर। मूल मतलब जड़, और वो अंकुर जिससे मूल फूटेगी वो क्या कहलाएगा? मूलांकुर। तो मूलांकुर से क्या बनता है? जड़। जब भी अंकुरण होता है सर्वप्रथम कौन सा भाग बाहर आता है? सबसे पहले जड़ ही बाहर आएगी, याद रखना। अंकुरण के समय कौन सा भाग बाहर आता है? सबसे पहले जड़ निकलती है। चेक करते हैं पानी वानी है कि नहीं है। अब ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या? ये वाला, इसको कहते हैं भ्रूण पोष। क्या कहते हैं बेटा? क्योंकि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म की खासियत यह है कि यह 3N होता है। जैसे तुमने गेहूं में पढ़ा होगा कि गेहूं में बेसिक गुणसूत्रों की संख्या 7 है, x बराबर 7। तो जो द्विगुणित गेहूं है, जैसे टेटिकम डाइकोकम, टेटिकम डाइकोएट्स, टेटिकम, कौन सा है रे द्विगुणित? मोनोकोकम टेटिकम, है ना। टेटिकम मोनोकोकम
उनमें गुणसूत्रों की संख्या 14 है, 7 और 7 14। जो चतुष्गुणित है 4x, जैसे टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोइट्स, उनमें 28 है, 7 चौके। और जो हेक्साप्लॉइड गेहूं है दो प्रकार का, भारतीय बोना गेहूं और मैक्सिकन बोना गेहूं, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम स्केरोकोकम, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 42 है। अब अपने से पूछे कि गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। अपन उत्तर बताएंगे 42, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, मैक्सिकन बोने गेहूं की, ट्रिटिकम एस्टिवम की 87% एरिया, उसमें गुणसूत्र कितने हैं, 42। कोई पूछे गेहूं के परागकण में गुणसूत्र कितने हैं, अब परागकण तो सिंगल होता है, एन होता है, तो उसमें आ जाएगी 21। गेहूं में 42, जितने भी कायिक कोशिकाएं हैं उनमें 42। और गेहूं का जो भ्रूणपोष होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 63। क्यों होगी, क्योंकि परागकण एन होता है, बाकी की कोशिकाएं 2n होती है और भ्रूणपोष। कोई पूछे गेहूं के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, 63। ऐसा तो पढ़ा है गेहूं में। चलो, हाँ, तो अपने को ध्यान रखना है हमेशा हमेशा के लिए कि भ्रूणपोष कैसा होता है, 3n होता है। अब हर बीज के अंदर एक डार्क कलर का धब्बा होता है जिसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइलम। और इसके अंदर एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ये हो गई बाहरी बीज की संरचना, है ना। दिखाई दे रहा है बीज तुमको, वेरी गुड। लाइट गई, तुम लिखने से तो रहे, मैं आगे का समझा देता हूं। अब हमको देखना है अंकुरण की क्रियाविधि। क्या देखना है बेटा, अंकुरण की क्रियाविधि आ गई। अंकुरण कैसे होता है, मान लो हमने किसी बीज को मिट्टी में रखा और नीचे दबा दिया, ऊपर से पानी डाला, क्योंकि अंकुरण के लिए नमी सबसे आवश्यक कारक है। फिर अगर उचित तापमान हुआ तो ठीक से अंकुरण होगा, और कम ज्यादा हो गया तो ठीक से नहीं होगा, पर होगा जरूर, है ना। ज्यादा विपरीत परिस्थिति नहीं है तो अंकुरण हो जाएगा, है ना, परसेंटेज भले डाउन हो जाए। जैसे ही हमने पानी दिया तो क्या होगा, सबसे पहले वो जो बीज है वो इस माइक्रोपाइल से सुरुड़ 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 करके पानी पिएगा। इसको अवशोषण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अंतःचूषण। क्या कहते हैं बेटा, तो बीज क्या करेगा, उस मुंह से जिसका नाम माइक्रोपाइल है उससे सुरुड़ सुरुड़ पानी खींचता है और अपने भ्रूण पोष के बाहर का लगभग 60 से 70% जल अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण भ्रूण पोष फूल जाते हैं। अब जैसे ही भ्रूण पोष फूलते हैं तो बीज का ये बाहरी जो सुरक्षा आवरण है, बीज चोल, ये टूट जाता है। ये जो अभी हमने बात की ये कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, जो दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप कैमरा लगा के देखेंगे सब दिखेगा, वो सुरुड़ सुरुड़ पानी पी रहा है ये भी पता चलेगा, भ्रूणपोष फूलते हुए भी दिखाई देंगे, बीज छोल टूटता हुआ भी दिखाई दे। अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे जिब्रेलिक अम्ल, एक हार्मोन है GA3, वो जाके भ्रूण की सुषुप्ता अवस्था को तोड़ देता है। एमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, क्योंकि माल्टोज जो है बीज का प्रारंभिक भोजन कहलाता है ना। कोई पूछे बीज की शर्करा क्या है, माल्टोज है। गन्ने की शर्करा क्या है, सुक्रोज है। अंगूर की शर्करा क्या है, ग्लूकोज। दूध की शर्करा क्या है, लैक्टोज है। फलों की शर्करा क्या है, फ्रक्टोज। और अंडे की शर्करा क्या है, मेन्नोज। ऐसे अलग अलग शर्कराओं के प्रश्न भी पढ़े होंगे तुमने। तो वो जो माल्टोज का निर्माण करना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ अंकुरित बीज में विटामिन सी बनता है। और फिर ये सब होने के बाद जब इस भ्रूण की सुषुप्त अवस्था टूटती है तो रेडिकल बाहर आ जाता है। सबसे पहले कौन बाहर आता है, इसको कहते हैं अंकुरण की क्रियाविधि। तो अंकुरण की क्रियाविधि में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या काम होगा बताओ, सर्वप्रथम जल का अंतःचूषण। क्या लिखेंगे इसको, अंतःचूषण को इंग्लिश में कहते हैं इम्बिबेशन। IMBIBATION। क्या कहते हैं बेटा, इम्बिबेशन, है ना। इसको डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या होगा, भ्रूणपोष का फूलना। फिर क्या हुआ, बीज चौल का टूटना। ये तीनों तो भौतिक परिवर्तन हो गए, 1 2 और 3। फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, GA3 क्या करता है,
सुषुप्त अवस्था को तोड़ता है। एमाइलेज क्या करता है? किसको बदलता है? स्टार्च को काय में बदल देता है? माल्टोज में बदलता है। और इस माल्टोज को हम क्या कहते हैं? बीज की शर्करा कहते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। इधर विटामिन सी का संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। प्रश्न आता है अंकुरित बीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी अधिक पाए तो बहुत सारे जाते हैं, पर अधिक कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। सिग्निफिकेंट चेंज इसमें देख सकते हैं। अब इतना लिखो देखें। ऐसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बीज की संरचना। ऑनलाइन वाले पूछ रहे सर आपका नाम क्या है? बताऊंगा अभी, पहले लिख। यार अभी 2:30 मैंने देखा था तो बोले भारी बारिश की संभावना, 5:30 कह रहा है कि यार हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग वाले एक जैसा काम क्यों नहीं करते? इनके भरोसे रहो तो। लिखा बेटा? मैं जो हिंदी लिखता हूँ तुम्हारे समझ में आ जाती है? वाह। ये आदमी तो बना बनाया सुपरवाइजर है यार। गमछा वमछा डाल के बढ़िया। क्लास में कौन गमछा डाल के आता है भाई? प्रैक्टिस कर। कुछ लोग यूनिक रहते हैं जिंदगी में, जैसे मैं। हाँ, मैं किसी और के बारे में क्यों बात करूं जब मैं हूं इस दुनिया में। तो तुम वो उधर 6-7 के साथ बैठ जाते हो तो 4-5-6-7 हो जाते हो। तो फिर जगह बचती है उस हॉल में? है? उनको अलग कर दिया तुमसे? वाह, बढ़िया किया। तूने जो बीज बनाया है ना, मैं तो नहीं बोऊं उसको मेरे के। है? अरे उस बीज की चोंच कौवे से भी ज्यादा लंबी है। चले आगे। कितने साल हो गए तुमको यहाँ आए? 4-5 महीने तो हो गए होंगे। 4 महीने हो गए। ठीक। 5 हो गए। ठीक है। चल। तो यहीं बसने का इरादा नहीं है तुम्हारा उदयपुर में? चल, आगे बढ़ जाऊं।
अच्छा देखो, एक बात बता दूं मैं, छोटी से छोटी चीज भी आ सकती है एग्जाम में, है ना। चलते फिरते भी अगर किसी ने कुछ बता दिया तो वो भी आ सकता है। सुपरवाइजर की जो एग्जाम है वो नौकरी की परीक्षा है ना। एडमिशन की परीक्षा अलग होती है, नौकरी की परीक्षा अलग होती है। एडमिशन की परीक्षा में वही आता है जो किताबों में लिखा हुआ है। नौकरी की परीक्षा में किताबों का तो आता ही, साथ में तुम्हारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही वो भी आ जाती है। क्योंकि सुपरवाइजर को आंख और कान खुले रखना पड़ेंगे। तो चेक करते हैं कि आदमी अभी तैयार है कि नहीं है। तुम सोचो 2021 में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ई नाम योजना कब शुरू हुई। वो तो भगवान भला करे जो मैं पढ़ाता हूँ इतिहास में, कि ई नाम योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। पूरे राजस्थान में हाहाकार मच गया। बोले इतना आउट ऑफ सिलेबस। मैंने कहा कौन सा ये लिखा देखो, 2020 से ही पढ़ा रहे, मैं तो 14 से ही पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। एक क्वेश्चन ने पूरा रिजल्ट बदल के रख दिया, क्योंकि 3 नंबर का, और तुक्का मारो तो 4 नंबर का खेल है। पर राजस्थान के बच्चे शॉर्टकट पढ़ना पसंद कर, इतने लिखवा दूं ना मैं, बोले ये तो फालतू पढ़ाते हैं। यार 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, 60,000 बच्चे पढ़ा दिए मैंने, फालतू में ही पढ़ा दिए। वो यूं चाहते कि 11 12 के अलावा कुछ लिखाओ ही मत। तभी तो 2013 में उन्होंने परीक्षा दी, 15 में भी दी, 18 में भी दी, 21 में भी दी, अभी भी तैयार है। मतलब इस जज्बे को सलाम है। अगर आर्मी में होते ना तो पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान में घुस जाता अभी। अच्छा कुछ एक तो इतने खतरनाक है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी तक। तो एक भैया पूछ रहे हैं कि कितना लिखा है, बस इतना ही लिखा है बेटा, 6 पॉइंट। चले आगे। तुम बचपन से ऐसे ही हो, ट्रेनिंग वेनिंग ले रखी। अरे इतनी देर में आधी किताब लिख ले आदमी। तुम धीरे धीरे क्यों लिखते हो मैं बताता हूँ। तुम पढ़ते हो सर्वप्रथम, फिर पूछते हो प्रथम के पहले क्या था। सर्वप्रथम, फिर जल का अंत चूषण। बोले अरे यार ये कैसे लिखेंगे, अंत चूषण। ऐसे में तो जिंदगी कट जाएगी तुम्हारी। एक बार में एक लाइन पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी लिखोगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, तुमने जो पढ़ा वही लिखोगे। ठीक है, तो तेज लिख दोगे। उसमें क्या है यार। ऐसे सुपरवाइजर कलेक्टर की मीटिंग में वो 15 मिनट में 25 30 पॉइंट बता देगा तुमको, आधे लिखोगे आधे छोड़ोगे, फिर वो पूछ लेगा कि आप खड़े हो जाओ घनश्याम जी, बताओ मैंने क्या बताया। बोले हैं सस्पेंड, 15 दिन आराम करो। तो थोड़ा सा तेज लिखने की प्रैक्टिस रखो। चलो, अब जैसे ही बीज बाहर आया, है ना, तो अपने को देखना है कि अंकुरण हुआ है। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, या तो इपीजियल होगा या तो हाइपोजियल होगा। तो लिखो हेडिंग अंकुरण के प्रकार। तुम्हारी ऐसी आदत तो नहीं कि आधे घंटे पढ़ा दूं फिर छोड़ दूं कि अब लिखते रहो आधे घंटे। एक चीज समझेंगे एक लिखेंगे, दूसरी समझेंगे दूसरी लिखेंगे। वेरी गुड। मेरे पढ़ाए हुए तो नहीं हो ना तुम पहले के, हैं? सही बताओ। चलो, किसको? 2013 से तो एमपी में मैं तो 2011 से पढ़ा रहा हूँ, 2020 के बाद राजस्थान आया। मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं मुझे कि सर इस बार आशीर्वाद दे दो कि हो जाए। मैंने कहा कितने आशीर्वाद लेगा भाई, मेरे खत्म हो गए हो। एक बार एक सर अपने यहाँ पे पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि यार मेरा पेपर है डबल एओ का, मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि मजे आ जाए। तो मैंने कहा कि काशी लालिमा भिंडी की किस्म है, और पूसा बीटा केसरी फूल गोभी की है। अभी कल के ही पेपर में आया, तो एक बार इसको देख लेना, चले जाना। दोनों क्वेश्चन आए इस पेपर। तो ऐसे कभी कभी वो भगवान की दया से कुछ ना कुछ निकल जाता है ना। वो तो ऊपर वाला मदद करना चाहता ना किसी की, तो वो किसी भी रूप में कर देता। चलो।
तो तुम ध्यान दिया करो मैं जो कह रहा हूं। क्या लिखोगे? अंकुरण के प्रकार। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो अपन ने बीज की बुआई करी, तो हम तो कोशिश करते हैं बीज कहाँ चले जाए, जमीन के नीचे। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं बेचारे जो अंकुरित होते हैं, तो वो केवल उनका अंकुर बाहर आता है और जड़ें नीचे चली जाती है, वो भाई साहब वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर कुछ एक बीज जो होते हैं वो एबले होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि पहले मैं खुद तो आ जाऊं बाहर, और बाकी जड़े वड़े रह जाए सब नीचे। जैसे सोयाबीन देखा तुमने, है? वो यूं करके बाहर आ जाता है, पपड़ी वपड़ी सब उठा देता है, जमीन उठा लेता है, उसको लगता है मैं ही हनुमान जी हूँ। तो अगर बीज पत्र अंकुरण के बाद जमीन के नीचे रह जाए, नीचे को कहते हैं अधो। क्या कहते हैं बेटा? अधो। तो अंकुरण होगा अधोभूमिक। अगर वो बाहर आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे अपन? ऊपरी भूमिक। ये तो हिंदी हो गई, है ना? इंग्लिश में वर्ड है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है अंदर, जैसे हाइपोडर्मिस अंदर वाली कोशिका, है ना? और ईपी का मतलब होता है बाहर। तो ईपी इपीजियल जर्मिनेशन का होगा बाहर की तरफ। अब इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ताकि तुम्हारे लिखने में सुविधा रहे, है ना? तो अंकुरण कितने प्रकार का हो रहा है? एक तो हो रहा है हाइपोजियल। ऐसी अंग्रेजी लिखो चल जाएगा क्या? वेरी गुड। इसको कहते हैं अधोभूमिक अंकुरण। क्या कहते हैं? अधो का मतलब, अधोभूमिक मतलब जमीन के नीचे। और दूसरा क्या होता है? इपीजियल अंकुरण। इपीजियल का मतलब क्या होगा? ऊपरी भूमिक। कई बार हिंदी लिखते ही नहीं अपन, इंग्लिश इंग्लिश ही लिख लेते हैं, फिर वो हिंदी में पूछ लेता है। अब हाइपोजियल अंकुरण का मतलब क्या है? कि बीज तो कहां रह जाएगा और बाहर केवल कौन आएगा? तना। तो यहां मैं लिख देता हूं बीज पत्र। बीज पत्र कहां रह गए? ठीक है। ऊपरी भूमि या इपीजियल में क्या होगा कि जड़ें तो रह जाएगी, और वो भाई साहब कहां जाएंगे? तो बीज पत्र अगर जमीन के बाहर निकल आए तो इसको क्या कहते हैं? इपीजियल अंकुरण। अगर अंदर रह जाए तो उसको क्या कहते हैं? हाइप। अब एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, ग्रेमिनी कुल की फसलों में मुख्य रूप से कौन सा अंकुरण पाया जाता है? हालांकि मैं अगर तुमको ग्रेमिनी पढ़ा था तो मैं पढ़ा था कि गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, कंगनी, काकून, छीना, इतनी 14 अनाज वाली फसलें। इसके अलावा गन्ना, बांस, हाथी घास जिसको नेपियर घास भी कहते हैं, अंजन घास, सूडान घास, करनाल घास, मक्खन घास, दूब घास, है ना, गेहूं सा, ये सब ग्रेमिनी कुल में आते हैं। और इन सब में कौन सा अंकुरण पाया जाता है? पर अगर तुमको लगता है थोड़ा इजी समझाओ तो तुम 6 अनाज वाली फसलें पढ़ोगे, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ, ज्यादा से ज्यादा जई और हाथी घास। इन सब में कौन सा अंकुरण होता है? हाइपोजियल अंकुरण। क्लियर है मामला? जितने भी तिलहनी फसलें हम पढ़ेंगे, कौन सी फसलें पढ़ेंगे? तिलहनी फसलें। जैसे हम बात करें मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, अरंडी और सोयाबीन, इन सब में कौन सा अंकुरण होगा? तो ये अलग अलग याद करोगे कि एक साथ ऐसे? ग्रेमिनी की जगह में अनाज लिख दूं तो भी लगभग वही बात हो जाएगी, है ना? ग्रेमिनी थोड़ा बड़ा शब्द। तो अनाजों में कौन सा अंकुरण पाया जाता है? और तिलहनों में कौन सा पाया जाए? तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो 14-15 नाम लिखूं मैं? नहीं लिखूं? वेरी गुड। अब लफड़ा पड़ता है दलहन में। दलहन कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। जो रबी में आए वो क्या कहलाती है? रबी दलहन। जो खरीफ में आए वो क्या कहलाती है? खरीफ दलहन। अब मुझे बताओ खरीफ में कौन सी दलहन आती है? मूंग, उड़द, मोठ और चंवला। अच्छा, आना तो अरहर को भी चाहिए, है? पर ये अरहर यूं कहती है कि मने तो बाहरे घणो डर लागे, तो ये कहाँ आ जाएगी? तो ये क्या हो गई? अपवाद। इसलिए यही पूछा जाता है बार बार, अरहर ही पूछा जाता है। उनको मालूम है कि लोग क्या याद करेंगे, खरीफ दलहन में इपीजियल अंकुरण पाया जाता, वो अरहर पूछ लेते। ये अरहर आज तक एक भी रूल फॉलो नहीं करती है ना? सभी दलहनी फसलें मिट्टी के कटाव को रोकती है, ये बढ़ाती है। सभी दलहनी फसलें छोटी अवधि की होती है, ये 8-9 महीने में आती है।
सभी दलहनी फसलें जो है वो अधिक हार्वेस्ट इंडेक्स वाली होती है, इसका 19% है। खरीफ की दलहनों में इपीजियल अंकुरण हो रहा है, इसमें हाइपोजियल हो रहा है, तो ये किसी की बात मानती ही एबली फसल है। चलो, रबी दलहन में आता है चना, मटर, मसूर और राजमा। पर ये राजमा के अलग ही नखरे, यूं कहता है कि हमारा उत्पत्ति स्थान अमेरिका में मेक्सिको, हम सर उठा के जीते हैं, झुका के नहीं जीते हैं। तो ये भी इधर का अपवाद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि याद तो हो रहा है तुमको धीरे धीरे। अनाजों में कौन सा अंकुरण है? तिलहनों में कौन सा है? रबी की दलहनों में, पर राजमा में, और खरीफ की दलहनों में एपीजियल पर। अब कभी कभी लोग सोयाबीन का नाम ही भूल जाते हैं बेचारे का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। सोयाबीन में कौन सा होता है? कपास में कौन सा होता है? आलू में कौन सा होगा? तंबाकू में कौन सा होगा? मतलब हाइपोजेल की संख्या कम है, ज्यादा संख्या किसकी है? ठीक है, लिख लो। थ्योरी तो नहीं लिखवाऊं? ये ऐसे ऐसे डायग्राम में समझ जाओगे। वेरी गुड। अरे बहुत इजी है एग्रोनॉमी पढ़ना, तुम जबरदस्ती लोड लेके बैठे हो। सुपरवाइजर वालों के लिए एग्रोनॉमी उनको ऐसा लगता है जैसे कि रॉकेट साइंस में पीएचडी कर रहे हो। तुम पिछले 4 साल के पेपर उठा के देख लो, क्या पूछा गया है। कुछ तो भी पढ़ने लग जाते हैं, रेडी रेडी पढ़ रहे, तैयारी सुपरवाइजर कर रहे हैं। नहीं पढ़ना, वही पढ़ना, बेसिक पढ़ना है। अभी मैं तुमसे कहूँ 15-16 खरीफ की फसलों के नाम बताओ, धुआं निकलने लग जाएगा। हाँ, नहीं बताते ना बच्चे, फिर वही आ जाता है कि अलसी कौन से मौसम की फसल है, बोले हैं। हाँ, मूंगफली, तेल, राई, चावला, झटके खाना शुरू मामला। कुसुम, ये तो नाम ही अभी सुन रहे हो। अलसी, रिच का बर्च। 16 फसलें आती हैं खरीफ में। लोबिया, गवार, सोयाबीन, कपास, सनई, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, चावल और मोठ। अरंडी भी ले सकते हैं, कुछ लोग सूरजमुखी को भी काउंट करते। 18। रबी में आती है लाही, अलसी, जौ, जई, गन्ना, चना, सरसों, आलू, मटर, रिजका, बरसीम, तंबाकू, कुसुम। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसे मैंने याद नहीं किया, मैंने ट्रिक बना रखी। छोड़ दो इनको। नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या यार, इनको घर भी जाना है क्या? अमीरों के भी अपने टेंशन। मेरे जैसा गरीब आदमी हो तो रोज आ जाए, सुबह से आ जाए, शाम तक घर ही नहीं जाए। बच्चे परेशान मेरे से, मैं टाइम से नहीं छोड़ता हूँ और पढ़ा देता हूँ, रुको अभी आधे घंटे और पढ़ाता हूँ। अरे 6-7 में लेक्चर है वापिस। कौन सी बेच है तुम्हारी? 5 लिखूं कि 4-5 लिखूं?